ऐसा है कि मोलालिटी अब हमको पढ़ना है। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? परसेंटेज, कॉम्पोजिशन, स्ट्रेंथ, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी। अब पांचवा है दैट इज मोलालिटी। मोलालिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m। ये क्या होता है? ऊपर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे है वेट ऑफ सॉल्वेंट। अभी तक हमने क्या देखा था? परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी में ऊपर होता था सॉल्यूट, नीचे होता था सोल्यूशन। सॉल्यूट सोल्यूशन, सॉल्यूट सोल्यूशन। ये पहला ऐसा आया है जहां पे नीचे, ऊपर तो क्या है? सॉल्यूट ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही है, नीचे क्या आ गया है? वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया है। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट टू इन केजी। तो चलो क्वेश्चंस करना सीखते हैं हम इस पे। पहला क्वेश्चन उन्होंने परसेंटेज कॉम्पोजिशन को कन्वर्ट करना है मोलालिटी में। तो पूछा है मोलालिटी को फाइंड आउट करो ऑफ 20% वेट बाय वेट एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH। एक्वस मतलब वाटर है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो सबसे पहला काम इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अच्छा इंटरप्रेट तो हम बाद में करेंगे, पहले हमको जो चीज निकालनी है उसका फॉर्मूला लिख करके देख लो। उसका फॉर्मूला लिख करके देख लो तो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। आज के बाद नंबर ऑफ मोल्स में दिमाग में ऐसे लेकर के चलूंगा, गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास अपन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स को लिख लो गिवन मास अपन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया डिनोमिनेटर में ही, किसमें? केजी में। तो मेरे पास में अभी क्या क्या है? अभी मेरे पास में 20% है, इसमें से निकालना क्या है? मुझे दो चीजें निकालनी है। एक है वेट ऑफ सॉल्वेंट, एक है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि मोलर मास NaOH का तो पता है मुझे, कितना होता है NaOH का मोलर मास? 40। तो मुझे अभी इंफॉर्मेशन में से क्या निकालना है? गिवन मास और वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो कैसे निकालते हैं, क्या बोला है? 20% वेट बाय वेट कैसे इंटरप्रेट करते थे कि 20% है तो 20 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सोल्यूशन। टोटल कितना है? 100। सो 20 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सोल्यूशन। टोटल 100 है, उसमें से NaOH 20 है। तो बताओ सॉल्वेंट कितना होगा? अरे एक बात बताओ, कैसे बना था? NaOH प्लस सॉल्वेंट ही तो सोल्यूशन बनाता है ना। मुझे सोल्यूशन का अमाउंट पता है, NaOH का अमाउंट पता है, तो क्या मैं वाटर का अमाउंट नहीं बता सकता? सोल्यूशन में से NaOH को माइनस कर दो, यानी कि 100 माइनस 20 करूंगा तो मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो मेरे पास में वेट ऑफ NaOH भी है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी है, मुझे बस इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो चलो पुट कर दो मैं यही के यही। चलो ऊपर क्या था? गिवन मास। गिवन मास कितना है? गिवन मास सॉल्यूट का 20 अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है? गिवन मास अपन मोलर मास का देगा, नंबर ऑफ मोल कितना है? NaOH का 40। और फिर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? 80। बट ये तो किसमें है? ग्राम में है, तो डिवाइड बाय 1000। ठीक है, डिवाइड बाय 1000 करना मत भूलना। ठीक है, तो ये आ गया आपका मोलालिटी। अब बात करते हैं, अगर वेट बाय वेट दे दिया तो कितना अच्छा है, माइनस कर दो डायरेक्ट आ जाएगा। बट अगर वेट बाय वेट नहीं दिया तो फिर वेट बाय वॉल्यूम दे दिया। समझ में आ रही बात? चलो अब वॉल्यूम वाला करते हैं। बोला है मोलालिटी फाइंड आउट करो अगर 20% वेट बाय वॉल्यूम है एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। यहां पे तो कुछ भी रख सकते थे ना, अभी क्या रख दिया? पहले था NaOH, अब रख दिया उन्होंने एसिटिक एसिड। ठीक है, वेट बाय वेट था, अब रख दिया उन्होंने वेट बाय वॉल्यूम। चलो तो सबसे पहले भाई मुझे क्या चाहिए रहेगा? गिवन मास चाहिए रहेगा। मुझे क्या चाहिए रहेगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास होल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो गिवन मास, ये सारी चीजें कैसे निकलेंगी? सबसे पहले इंटरप्रिटेशन करो। 20% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है? 20 ग्राम सॉल्यूट, यहां पे क्या है? एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH। जिसको नहीं पता वो ध्यान रखे, एसिटिक एसिड क्या है? CH3COOH। तो 20% वेट बाय वॉल्यूम मतलब 20 ग्राम एसिटिक एसिड इन वॉल्यूम है ना नीचे, तो इन 100 ml सोल्यूशन, इन 100 ml सोल्यूशन। ओके, क्या मैं डायरेक्ट माइनस करके वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकता हूं क्या? नहीं, ये तो हमने सीखा है। पहले 100 ml सोल्यूशन को किसमें कन्वर्ट करूंगा? वॉल्यूम को कन्वर्ट करूंगा किसमें? मास में। तो ध्यान रखना, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास कैसे निकलेगा? मास निकलेगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से। तो वही चीज की है मैंने।
वही चीज की है मैंने, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना था तो वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट किया। वेट ऑफ सॉल्यूट तो कितना था 20 ग्राम, पर वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता था तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कर दिया। क्वेश्चन में दोनों चीजें दी हुई है, देखो डेंसिटी कितनी दी हुई है 2 ग्राम पर ml और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml, तो 2 इंटू 100 डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये आ गया 200 माइनस 20, यहां से आया क्या, यहां से आया 20, तो 200 माइनस 20 हो गया 180 ग्राम, तो ये आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यही तो चाहिए था। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 20, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, एसिटिक एसिड का मोलर मास हमें पता होता है कितना 60, तो लिखता जा रहा हूं मैं, चलो यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं, मोलैलिटी क्या है, गिवन मास यानी कि 20 अपॉन मोलर मास यानी कि 60 होल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाला अभी 180, पर किसमें केजी में, ग्राम में था तो केजी में बदलने के लिए डिवाइड बाय 1000, तो इसको अब हम सॉल्व कर देंगे तो मोलैलिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम करते हैं जब वेट बाय वेट दिया हो और जब वेट बाय वॉल्यूम दिया हो तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब पूछा क्या होगा तुमसे कि मोलैलिटी निकालो और मोलैरिटी दी होगी, छोटा एम पूछा होगा, बड़ा एम बताया गया होगा, तो छोटे एम यानी कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे, और वो भी किसमें केजी में। ठीक है, चलो फटाफट, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मेरे को इन दोनों चीजों को निकालना है गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, एक 2 मोलर सोल्यूशन है, उसकी डेंसिटी दी हुई है 2 ग्राम पर लीटर। चलो 2 मोलर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में NaOH का 2 मोल घुला हुआ है, 2 मोलर, यही तो मतलब होता है, डेफिनेशन यही तो बोलती है 2 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो चलो भाई साहब, पहला काम तो हमारा हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना नहीं पड़ा, ये हम 2 वैल्यू डायरेक्ट यहां पे ऊपर न्यूमरेटर में रख देंगे। अगला बात आती है मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना है मुझे तो कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास। बचपन से यही तो सीखा है कि टोटल में से सॉल्यूट को माइनस कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, सॉल्वेंट। पर सोल्यूशन का मास भी तो नहीं दिया, उसका तो क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन पता है बेटा हमें, तो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम से हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अरे बचपन में पढ़ा था ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम गया इधर न्यूमरेटर में, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। चलो मास ऑफ सॉल्यूट भी तो नहीं दिया, पर नंबर ऑफ मोल्स NaOH के पता है, तो यार नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे पता है, देखो N इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो अगर मेरे को N पता है, मोलर मास पता है, तो क्या गिवन मास नहीं निकाल सकता, मल्टीप्लाई तो करना है, बस वही कर दिया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास किया तो आ गया सॉल्यूट का मास। अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। चलो करते हैं फटाफट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितनी दी है डेंसिटी, 2 ग्राम पर लीटर पर ml, सॉरी पर ml है ना, ये हो जाएगा पर ml, 2 ग्राम पर ml। तो यहां पे 1 लीटर लिखा हुआ है तो इसको 1 लीटर को कन्वर्ट कर लो किसमें, ml में, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस n, कितना दिया है n, 2 मोल दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास कितना है इसका, मोलर मास NaOH का, किसका, NaOH का, सॉल्यूट के तो देख रहे ना, तो ये हो गया 40। चलो देखो इधर बढ़ते आगे, तो M सॉल्वेंट निकालो, M सॉल्वेंट गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 2000 माइनस 80, तो ये हो गया आपका 1920 ग्राम्स। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, पर हमें किस में चाहिए था, केजी में चाहिए था, तो डिवाइड बाय 1000 कर दो तो 1.92 केजी, इसको उठा करके यहां पे रख दो, तो ये हो गया M इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल कितने पता लगाए थे हमने 2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाल के लेकर गया 1.92, सॉल्व कर दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन जोड़ घटाना नहीं सिखा रहा हूं मैं, ठीक। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले वाले कंसेंट्रेशन टर्म्स पे। तो अब हमें देखना है सबसे लास्ट टाइप के क्वेश्चंस इस कंसेंट्रेशन टर्म्स में से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या किया था, एक सोल्यूशन था
उसका कंसेंट्रेशन निकालना था। वो आपको मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, स्ट्रेंथ, परसेंटेज किसी में भी पूछ सकते थे। पर अब हम क्या कर रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस को आपस में मिला दे रहे हैं, ठीक है, और उसमें अलग अलग केसेस देख रहे हैं कि अलग अलग कंडीशन में जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा उसका कंसेंट्रेशन क्या होगा। समझ में आ रही बात? तो चलो सबसे एक एक करके हम सारे केसेस पढ़ते हैं, है ना। तो केस 1 जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि मेरे पास में दो सोल्यूशन है S1 और S2 नाम के। पहला सोल्यूशन मान लो मैंने लिया, ठीक है, अपन को गुस्सा आ गई भाई साहब, है ना, तो अपन ने फिनाइल का सोल्यूशन बना लिया पीने के लिए, ठीक है ना। तो P1 तो एक थोड़ा सा हल्का वाला फिनाइल लेकर के आए पीने के लिए, तो केमिस्ट्री बकवास है, अपन को फिनाइल पी करके, ठीक है। तो फिनाइल का P1 फिनाइल का लेकर के आया और P2 फिनाइल का लेकर के आ गए। इसकी कंसेंट्रेशन कितनी, M1, और M1 कंसेंट्रेशन वाले का मैंने वॉल्यूम कितना लिया है, B1। जैसे मान लो कि 2 मोलर सोल्यूशन का मैं 200 ml अमाउंट ले लूं, उसी तरह से मैंने एक दूसरा सोल्यूशन लिया है। अब यहां पे बात यह है कि दोनों सॉल्यूशंस एक ही कंपाउंड के, मैंने बोला था ना फिनाइल, है ना, तो एक ही कंपाउंड के। अगर ये HCl का है तो ये भी किसका होगा, HCl का ही होगा। अगर ये NaOH का है तो ये भी NaOH का ही होगा। तो मैंने इसका क्या किया है, दूसरी कोई कंसेंट्रेशन ले ली, मान लो 3 मोलर सोल्यूशन का मैंने 300 ml का अमाउंट ले लिया है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो अब बताओ इन दोनों को मिक्स करूं अगर, तो एक नया सॉल्यूशन बनेगा जिसकी कंसेंट्रेशन कुछ नई होगी, M3 नाम की। तो बताओ M3 कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे वो देखो। अब तो एक बात बताओ कि मिक्स करते टाइम पे क्या इनके नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हैं? नहीं ना, नंबर ऑफ मोल तो उतने रहेंगे। तो देखो क्या हुआ कि टोटल सॉल्यूशन जो है M3, उस वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल NT अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम तो कैसे निकलेगा, यहां से मैं 200 ml ले रहा था, यहां से 300 ml ले रहा था, दोनों को मिक्स कर रहा हूं, तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, 500 ml ना। 200 प्लस 300, तो कर क्या रहे हो, टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए ऐड कर रहे हो, तो V1 प्लस V2। समझ में आ रही बात? अब टोटल नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, तो देखो एक बात होती है कि मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, N अपॉन V, अरे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मुझे N निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी लो, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर पहले सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मोलारिटी लो, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो M1 V1, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल आ गया। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल निकालो दूसरे वाले सॉल्यूशन में, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल आ गया। तो अब जब दोनों को मिक्स कर रहा हूं तो टोटल नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, N1 प्लस N2 से। तो बस इन दोनों वैल्यूज उठा करके यहां पे रखना है मुझे, M1 V1 प्लस M2 V2। कुछ नहीं कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम कर रहा हूं, फाइनल सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन निकालने के लिए। समझ में आ रही बात? तो टोटल नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऐड किया अपॉन V1 प्लस V2। दिमाग में घुसी बात? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट तुरंत में। क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से होगी, फाइंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 200 ml ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। पहचानने की कोशिश करो जो डेटा हमको चाहिए, M1 V1 मिल गया, सॉल्यूशन विथ 300 ml ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन, M2 V2, ठीक है। अब मुझे निकालना है मोलारिटी। जब इन दोनों को मिक्स करूंगा तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलारिटी निकालना है। तो कैसे करूंगा मैं यार, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 कर दूंगा। तो M1 V1 निकालो, कैसे निकालूंगा, 200 मल्टीप्लाइड बाय 1, देखो ना 200 मल्टीप्लाइड बाय 1। M2 V2 कैसे निकालूंगा, 300 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब N1 आ गया है, N2 आ गया, इन दोनों को ऐड करके न्यूमरेटर में लिखूंगा और डिनोमिनेटर में दोनों वॉल्यूम को ऐड कर दूंगा, 200 प्लस 300 दोनों वॉल्यूम को ऐड कर दूंगा। तो हमारे पास में ये 8/5 फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा पहला केस जिसमें हम दो एक जैसी शक्ल वाले, ठीक है, एक जैसी जुड़वा शक्ल वाले सॉल्यूशंस को मिला रहे थे। अब अगर सॉल्यूशन एक जैसी शक्ल वाले नहीं हुए तो उनको मिला दिया, तो जैसे
अगर मैं क्या कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल HCl ले रहा हूं और NaOH के साथ में मिला रहा हूं, तो ये दोनों तो कैसे नेचर के हैं, कैंसिलिंग नेचर के हैं ना, न्यूट्रलाइजिंग नेचर के हैं, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो अब जो फाइनल सोल्यूशन होगा उसमें बताओ कि कंसंट्रेशन क्या है। नहीं समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक एग्जांपल ले लो। HCl का कितना मोलर था, 1 मोलर था, उसका कितना वॉल्यूम लिया, 300 ml ले लिया। 0.5 मोलर था, उसका कितना, 200 ml ले लिया। ठीक है, जब इन दोनों को मैं मिक्स करूंगा तो या तो फाइनली एसिड का अमाउंट ज्यादा बचेगा या तो फाइनली बेस का अमाउंट ज्यादा बचेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, बत्ती जिसकी नहीं जली है तो वो सुने, जिसकी बत्ती नहीं जली है तो ध्यान से सुने। अगर मेरे पास में 100 क्या है HCl और 50 क्या है NaOH, तो दोनों मिक्स, अरे 100 क्या मॉलिक्यूल, 50 क्या मॉलिक्यूल, दोनों को अगर मैं मिक्स करूंगा ना तो क्या होगा कि इसमें से पहले 50H पॉजिटिव निकल करके आएंगे, इधर 50OH माइनस निकल करके आएंगे और दोनों मिक्स होकर के क्या हो जाएंगे, 100H2O, 100H2O। तो अब बताओ जरा, 50OH नेगेटिव तो इस्तेमाल हो गया, तो ये तो खत्म ना, 100H2O बनाने के लिए ये तो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बस बच क्या गया है, 100HCl में से 50H प्लस इसके साथ चला गया था, तो 50H प्लस अभी भी बचा हुआ है। नहीं समझे? तो देखो, अरे यार सिंपल से बात है कि अगर मेरे पास में एसिड है ज्यादा क्वांटिटी में, तो उस ज्यादा क्वांटिटी वाले एसिड में से कुछ अमाउंट इस्तेमाल हो गया है बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। जैसे यहां पे 100 में से 50 चला गया किसके लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो बच जाएगा एसिड का एक्स्ट्रा। और यही पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में कि बताओ कितना अमाउंट बच रहा है एसिड का, बताओ। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल सी चीज है, क्या करना है, ये जो अभी यहां पे प्लस कर रहे थे ना, अब क्या कर दो, माइनस कर दो, खत्म, आंसर आ गया आपका। ठीक है, कैसे माइनस कर दो, एक बात बताओ, आपने 50H प्लस कैसे निकाला, 50H प्लस कैसे निकाला, 100 में से क्या कर दिया, माइनस 50 कर दिया ना। अगर यहाँ पे 50 ना होकर के 30 होता तो इसमें से 30 इस्तेमाल हो जाते, तो बचते कितने, 70। तो फिर से क्या किया, 100 माइनस 30 ही तो किया। अगर यहाँ पे कितना होता, 20 होता, तो यहाँ पे बचते कितने, 80। 100 माइनस 20 तो किया, क्योंकि 100 में से 20 निकल जाएगा इसके साथ कंबाइन होने के लिए, तो 100 माइनस 20 ये बच गया ना फाइनल। तो बचे हुए का तो अमाउंट पूछ रहा हूं मैं, तो यहां पे क्या करूंगा मैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ 2 कर दूंगा, तो मुझे नेट नंबर ऑफ मोल्स जो बच रहे हैं, जो मिल रहे हैं, वो पता चल जाएगा। अभी ये इसका हिस्सा था ना, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूं, दोबारा से यहाँ पे आपके लिए फ्रेश माल लिख दे रहा हूं, एकदम फ्रेश, एकदम ताजा लिख दे रहा हूं कि अगर मेरे पास में इस तरह का कोई रिएक्शन मिक्सचर होता है जिसमें ऑपोजिट नेचर है, न्यूट्रलाइजिंग नेचर है, तो मैं M3 निकालूंगा कैसे, M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1V2, और यहां पे माइनस कर दिया ना तो हो जाएगी गड़बड़। ठीक है, यहां पे नीचे भी माइनस मत कर देना कि अंधी में अपन चला रहे हैं, ऊपर भी माइनस तो नीचे भी माइनस। ठीक है, देख करके, ये यहाँ पे तो टोटल वॉल्यूम लिखना ही लिखना है ना बेटा, नीचे तो क्या आना है, टोटल वॉल्यूम आना, तो यहाँ पे तो एडिशन होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो ये हो गया केस 2। ठीक है, ये केस 2 हो गया हमारा। ठीक है, अब केस 3 देखते हैं। चलो फटाक से केस 3 देखते हैं, मेरी जबान खराब हो जानी है। चलो केस 3, अब हम देख रहे हैं, दरअसल अब हम मिक्स करके ये नहीं पूछ रहे हैं कि फाइनल कंसेंट्रेशन क्या है, फाइनल कंसेंट्रेशन नहीं पूछ रहे हैं, अब पूछ रहे हैं कि हमारे पास में कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है एक टाइप का, उस एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट करने के लिए दूसरे सॉल्यूशन का कितना अमाउंट लगेगा। जैसे मेरे पास में मान लो सॉल्यूशन 1 है, किसका, HCl का, कितना है मेरे पास में, मान लो 200 ml सॉल्यूशन है, और कितनी मोलारिटी का है ये, 2 मोलारिटी का है, 2 मोलर है। उन्होंने बोला कि बताओ कि सॉल्यूशन 2 NaOH ध्यान रखो रिएक्ट करने वाला है, NaOH जो कि 3 मोलर का है,
तो इसका कितना वॉल्यूम लगेगा वो बताओ आप, कितना वॉल्यूम लगेगा इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा हूं, ना ही अब H प्लस बचेगा ना ही अब OH माइनस बचेगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। NaOH थोड़ा भी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। 200 ml और 2 मोलर के साथ में रिएक्ट करके एकदम खत्म कर दें, फिर ना ही NaOH बचे ना ही HCl बचे। तो इस कंडीशन के लिए, इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए NaOH का कितना अमाउंट लगेगा, तो ये बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोलैरिटी इक्वेशन का। तो मोलैरिटी इक्वेशन क्या बोलती है कि m1v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू m2v2 अपॉन n2, ठीक है, n2। m1 क्या है, v1 क्या है, m2 क्या है और v2 क्या है। v2 तो यही है भैया, ठीक है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। चलो तो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, तो m1 की जगह पे रख दिया 2, वॉल्यूम की जगह पे रख दिया 200 इज इक्वल टू m2 की जगह पे रख दिया 3 और v2 की जगह पे रख दिया v2। अब बोलो फटाक से, अरे सुदीप भैया ये n1 और n2 क्या है। तो n1 और n2 है कि जब HCl और NaOH आपस में रिएक्ट करेंगे तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में वो एक दूसरे के बगल में क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रखते हैं। तो हम बचपन से एक इक्वेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। क्या ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? बिल्कुल है, चेक करके देख लो भले, है ना। तो HCl के बगल में कितना है 1, तो HCl, यहाँ पे HCl का अमाउंट लिख रहा था ना मैं, यहाँ पे HCl का अमाउंट लिख रहा था ना, तो HCl के नीचे N1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे किसका अमाउंट लिख रहा था, NaOH का लिख रहा था ना, तो यहाँ पे NaOH के नीचे है ना N2 के, NaOH के बगल में क्या है भाई साहब 1 है ना, तो NaOH का जो N2 है वो भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब ये N1 और N2 क्या थे कि किसी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, मतलब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में उन रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही? अरे नहीं आ रही आपको बात समझ में, मैं बताता हूं, पहले इसको सॉल्व कर लेना, इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। हाँ इसको सॉल्व कर लो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। V2 निकालना है ना मुझे, V2 निकालना है तो V2 को अकेला कर दो, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। V2 को अकेला करो तो 2 इंटू 200 अपॉन 3, है ना। कैलकुलेशन नहीं सिखानी मुझे, तरीका सिखाना है। तो ये V2 वैल्यू आ जाएगी, बन जाएगा ये तरह का क्वेश्चन। अब इसी में अगर HCl ना दे करके वो क्या दे देता, H2SO4 दे देता, ठीक है। क्वेश्चन बनाना आना चाहिए आपको मन से, ठीक है। तो आप देखो कैसे चेंजेस आते हैं। HCl ना दे करके H2SO4 दे देता, तो अब यहां पे HCl ना होकर के क्या हो जाता, H2SO4। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो फटाफट, तो ये क्या हो जाएगा Na2SO4, Na2SO4 प्लस H2O। बैलेंस करो तो यहां पे देखो, यहां पे 2 Na है, यहां पे एक ही Na है, तो 2 कर दो इसको, ठीक है। 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हाइड्रोजन, और यहां पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है ना, तो इसको 2 टाइम्स कर दो, ठीक है। अब देखो M1 कितना है, पहला H2SO4 के लिए M1 कितना है, मोलैरिटी 2 है। V1 कितना है 200 अपॉन N1। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में H2SO4 के बगल में क्या लिखा है 1 लिखा है, तो 1 रहने दो। M2 कितना है, वही M2 कितना है 3। V2 तो निकालना ही है ना, V2 तो निकालना है, अपॉन N2। NaOH के बगल में क्या है 2, NaOH के बगल में 2, तो N2 क्या हो जाएगा 2। अब निकाल लो V2 की वैल्यू। समझ में आ गई बात कि N1 और N2 कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं मोलारिटी पे। अगर नॉर्मेलिटी दी होती तो हर जगह सेम चीज करते, हर जगह सेम चीज करते, बशर्ते जो ये केस 3 है इसमें फॉर्मूला जो होता वो होता N1V1 इज इक्वल टू N2V2 अपॉन में जो हम N1 और N2 लिख रहे हैं मोलारिटी के लिए, वो नॉर्मेलिटी के लिए नहीं आता है, नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट निकालते वक्त हम ऑलरेडी इन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को काउंट कर चुके होते हैं, इसीलिए हमको यहां पे अगेन N1 और N2 नहीं लिखना पड़ता।
ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन अगर नॉर्मेलिटी के टर्म्स में दिया होता, मोलारिटी के टर्म्स में ना दे करके वो क्या करते, नॉर्मेलिटी के टर्म्स में देते, तो क्या हो जाता, सिंपल 2 इंटू 200 इज इक्वल टू 3 इंटू V2। ये जो हमने 1 और 2 नीचे लिख करके रखे हैं ये यहां पे नहीं आते। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से हमने मोलारिटी नॉर्मेलिटी पे बेस्ड हर तरह के क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन बनाना सिखा दिया है कि किस तरह से बनाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के कुछ लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो ये लास्ट दो कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है मोल फ्रैक्शन। तो पहले तोड़ो इसको, मोल की जगह पे देखो फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना कि एक स्क्वायर को 4 हिस्सों में कर दिया, एक को क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो क्या किए हैं, टोटल पार्ट्स कितने मेरे पास में 4, तो नीचे लिखता था मैं 4, और जो मुझे देखना है, जो ऑब्टेन करना है, वो लिखता था ऊपर। तो 4 में से कितने पार्ट्स है, 1। तो इस तरह से जो करता था तो ये हो गया फ्रैक्शन। तो वही चीज मुझे यहां पे करनी है कि अगर मेरे पास में एक सोल्यूशन है ए और बी, दो कंपोनेंट्स का, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स कैसे हो जाएंगे, Na और Nb। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, Na प्लस Nb। तो नीचे क्या रखना है मुझे, टोटल, ऊपर क्या रखना है, जिसका भी मुझे फ्रैक्शन निकालना है। तो अब देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिनोटेड बाय काय ए। ठीक है, ये जो लेटर है इसको हम पढ़ते हैं काय ए। ठीक है, चाय ए नहीं है ना। तो काय ए कैसे निकालेंगे, Na अपॉन Na प्लस Nb। कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर और नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल। खत्म बात। काय बी क्या हो जाएगा, बी का नंबर ऑफ मोल ऊपर और जितने टोटल नंबर ऑफ मोल हैं वो नीचे। और मजे की बात देखो, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो आंसर क्या आने वाला है, 1। करके देख लो ऐड। नीचे डिनोमिनेटर सेम है, Na प्लस Nb कॉमन हो जाएगा, ऊपर की चीजें ऐड हो जाएंगी, Na प्लस Nb। तो Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb, आंसर आ गया 1। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर मुझे किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है ना, तो मैं दूसरे कंपोनेंट का निकालने के लिए क्या करूंगा, 1 से माइनस कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे एक कंपोनेंट दिया हुआ है, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है, 1, तो 1 माइनस 1 यानी कि मोल फ्रैक्शन कितना बचा है, 0। अगर एक कंपोनेंट का दिया हुआ है 0.8, तो दूसरे कंपोनेंट का निकालने के लिए क्या करूंगा, 1 माइनस 0.8, तो आंसर आ जाएगा 0.2। ठीक है, इसी तरह से अगर एक का 0.6 है तो दूसरे का 0.4, एक का 0.3 है तो दूसरे का 0.7, तो टोटल ऐड होकर के क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। ठीक है, इसका एप्लीकेशन देखेंगे किस तरह से सवाल आते हैं। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया। अब हम समझते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बता दिया जाता है, कई बार हमको पल्ले ही नहीं पड़ता है कि इसका फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि इसका फॉर्मूला आया कैसे है। तो एक एग्जांपल देखो। अच्छा, इस पे ध्यान देना, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है हर एक मिलियन पार्ट्स के लिए। चलो देखो समझते हैं कैसे। तो मान लो मेरा जो सॉल्यूशन है पूरा वो कितना ग्राम है, 100 ग्राम। तो ऐसे इमेजिन करो कि एक स्क्वायर, एक सर्कल है, उसके 100 पार्ट्स कर दिए गए हैं। उस 100 ग्राम में से 2 ग्राम क्या है, सॉल्यूट। तो अब इमेजिन कर लो कि एक सर्कल है, उसमें से जो 2 पार्ट्स हैं उनको क्या कर दिया, शेड कर दिया है। ठीक है, तो उस पूरे 100 ग्राम में से 2 ग्राम क्या हो गया है, सॉल्यूट हो गया है। तो चलो यूनिटरी मेथड लगाते हैं, जो बचपन में किया करते थे ना कि 10 चॉकलेट 100 रुपए में आई, तो एक चॉकलेट कितने में आई। ठीक है, तो हम क्या करते थे, 100 को 10 हिस्सों में डिवाइड कर देते थे, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 10। वही चीज यहां पे भी करेंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 2 ग्राम सॉल्यूट है। तो अगर 1 ग्राम सॉल्यूशन हुआ तो कितना ग्राम सॉल्यूट होगा, तो 100 चला जाएगा यहां डिनोमिनेटर में, डिवाइड करने में। दरअसल मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट पता लगाया था कितना, 2 ग्राम। तो हर एक सॉल्यूशन के हर एक ग्राम में, सॉल्यूशन के हर एक ग्राम में सॉल्यूट कितना पाया जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 ग्राम को 100 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। 100 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा तो मुझे हर एक हिस्से के लिए मिल जाएगा, हर एक ग्राम के लिए मिल जाएगा, इसीलिए डिवाइड करते हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड एकदम रट करके नहीं चलना है ना, कॉन्सेप्ट है। तो 100 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, इसलिए 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 100, तो मुझे हर एक ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के लिए मिल जाएगा। अच्छा, 1 ग्राम के लिए तो मिल गया, तो 2 ग्राम के लिए क्या करोगे, 2 ग्राम के लिए 1 ग्राम प्लस
2/100। 1 ग्राम के लिए ये हुआ, दूसरे ग्राम के लिए ये हुआ, 3 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा 2/100। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 3। अगर 4 ग्राम के लिए हुआ, अगर 4 ग्राम के लिए हुआ तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाइड बाय 4। 5 ग्राम के लिए हुआ अगर 100 पार्ट्स के लिए हो गया, 100 पार्ट्स के लिए हो गया तो वापस से क्या हो जाएगा 100 कैंसिल। 100 पार्ट्स के लिए हम जानते हैं 2 ग्राम है, ठीक है ना। पर अभी हमको 100 पार्ट्स के लिए तो निकालना नहीं है, 100 पार्ट्स के लिए तो निकालना नहीं है, हमें तो कितने पार्ट्स के लिए निकालना है, हमें पर मिलियन के लिए निकालना है। 1 मिलियन होता है 10 की पावर 6, तो कितने मिलियन के लिए निकालना है, 1 मिलियन के लिए निकालना है। तो 100 ग्राम के लिए 1 ग्राम के लिए 2 ग्राम बटे 100 ग्राम, तो 10 टू द पावर 6 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यही चीज की है नेक्स्ट स्टेप में कि 1 ग्राम के लिए था, 10 के पावर 6 के लिए ये हो जाएगा, है ना। तो अगर इन जनरल फॉर्मूला मुझे बनाना है पार्ट्स पर मिलियन का, तो क्या बनाऊंगा, ऊपर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉल्यूट का मास आ रहा है, नीचे देखो क्या आ रहा है, सॉल्यूशन का मास आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे लिख दो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। नाउ दिस इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि यहां पे सिर्फ मास ऑफ सॉल्यूशन देखा जाए, उन्होंने क्या बोला था, पार्ट्स पर मिलियन। नाउ पार्ट्स कैन बी इन टर्म्स ऑफ मास, कैन बी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। समझ में आ रही बात, तो बस इतना रखो यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऊपर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। इसके लिए वहां पे 10 टू द पावर 6 फॉर्मूला आता है। समझ में आ रही बात। इसका एक और डेफिनेशन समझो पार्ट्स पर मिलियन की, जो अक्सर वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है कि पीपीएम एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है पीपीएम की, इट इज mg पर लीटर, mg पर लीटर। तो देखो कैसे है ये mg पर लीटर, या फिर इसको ऐसे ही बोलते हैं नंबर ऑफ मिलीग्राम्स डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे देखो, डेंसिटी बताओ क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसी तरह से मैं पार्ट्स कैसे ले रहा हूं, ऊपर रख रहा हूं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे क्या रख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ डेंसिटी यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, यही तो एक्सप्रेशन होता है ना। तो ग्राम को कन्वर्ट करो मिलीग्राम में, तो क्या हो जाएगा ये 10 टू द पावर 3 मिलीग्राम। और ml को कन्वर्ट करो किसमें, लीटर में। यार इसी में लाना है मुझे, ग्राम को लाऊंगा मिलीग्राम में, ml को लाऊंगा लीटर में। तो ml को कन्वर्ट करो लीटर में, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 लीटर। 1 ml इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 लीटर। इसको ले जाओ ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 mg पर लीटर। ठीक है ना, 10 टू द पावर 6 mg पर लीटर। इसीलिए हम बोल रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन क्या है, पार्ट्स पर मिलियन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम डिजॉल्व्ड पर लीटर। ठीक है, चलो, तो ये डेफिनेशन समझ में आई हमें, पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है ये समझ में आया। अब इसका हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से पूछा जाएगा। जैसे अगर आपसे बोला गया है कि देयर इज अ सॉल्यूशन इन विच कंपोनेंट ए इज इन 0.003%, find ppm, find its expression in ppm। तो मैंने इसको आपको इंटरप्रेट करना सिखाया है, दिस इज वेट बाय वेट, दिस इज वेट बाय वेट। इंटरप्रेट करना सिखाया कैसे, कि ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम है, तो इसी को मैं क्या लिख लूंगा 0.003 ग्राम ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट, सोल्यूट। ठीक है, किसका, सोल्यूट का है। इन ध्यान देना 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अरे परसेंट का क्या मतलब रहेगा, ठीक है, परसेंट की कुछ तो दबंगई रहेगी ना, तो परसेंट मतलब पर 100 ग्राम, पर सेंट, सेंट मतलब होता है 100, सो पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, पीपीएम निकालना है, फटाफट निकालो।
ऊपर आएगा सोल्यूट का मास कितना है 0.003, नीचे क्या है सोल्यूशन का मास कितना है 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 30 ppm। 30 ppm सॉल्व कर लेना भाई लोग, समझ में आ रही है बात। इस तरह से पीपीएम के सवाल इस्तेमाल होंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का आपको बहुत प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करना होगा जब आप वेपर प्रेशर पढ़ोगे। तो मैं वेपर प्रेशर के टाइम पे समझाऊंगा कि किस तरह से मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स हमको हैंडी करने हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट होता है और इसको आप ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा और अपने डाउट्स जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा डाउट्स निकाल करके लेकर के आइए, मुझे कमेंट में लिख करके अपने डाउट्स बताइए। ठीक है, ताकि मैं उनके सोल्यूशन पोस्ट कर सकूं। ठीक है, और अब हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमको पढ़ना है नेक्स्ट सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन और फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अब आगे के वीडियोस के लिए मैं अपने वीडियोस को 2 सीरीज में चलाऊंगा। पहली जो सीरीज होगी वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए होगी, जिसमें मैं हर एक चैप्टर को बेस से पढ़ाना शुरू करूंगा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, ताकि आप जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो उनको मैं एकदम बेस से पढ़ाना शुरू करूंगा। पर जो ड्रॉपर्स हैं और ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं एंड दे नीड टू कवर अप देयर सिलेबस विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उनके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर के आ रहा हूं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। तो जितना ज्यादा हो सके मैं बोल रहा हूं कि आप सब्सक्राइब मत करिए मेरे चैनल को, आप बस शेयर करते चले जाइए, जिसको जरूरत हो वो बस पढ़ता चला जाए। ठीक है, और बस बने रहिए, हम ऐसे ही मस्ती करते हुए पढ़ते चले जाएंगे। तो याद रखिएगा जो मेरा अगला वीडियो होगा वो 2 हिस्सों में होगा। एक जो सीरीज चलेगी वो बेसिक टर्म्स, बेसिक चैप्टर्स की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाली चलेगी, और जो दूसरी सीरीज चलेगी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज चलेगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।